देखिए, दुनिया की ताकत का बैलेंस अब बहुत तेजी से बदल रहा है। जो सिस्टम या संस्थाएं बरसों से पूरी दुनिया को चला रही थी, आज उनके सामने एक बिल्कुल नई और विशाल चुनौती खड़ी है। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस समूह की जो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी की आवाज बन चुका है। आपके मन में कई सवाल होंगे, है ना? जैसे ब्रिक्स समिट आखिर क्या है? ये कब शुरू हुआ था? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 2026 में कौन-कौन से नए देश इसमें आए और क्या फैसले हुए? साथ ही 2026 की समिट कहाँ होने वाली है? इसे कौन होस्ट कर रहा है? और इसके फ्लैग या लोगो का असली अर्थ क्या है? ये सब हमारे लिए कितना जरूरी है? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब गहराई से तलाशेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज की इस चर्चा की एक छोटी सी रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्रिक्स के इतिहास और उसके उदय से। फिर हम 2026 में भारत की मेजबानी, इसके बेहद खास लोगो और थीम को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिक्स के उस महाविस्तार की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। और आखिर में उन जियोपॉलिटिकल चुनौतियों को देखेंगे जो इस बड़े समूह के सामने डट कर खड़ी हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में जो उलटफेर हुआ है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ग्लोबल जीडीपी में अब ब्रिक्स का हिस्सा 37.3% हो गया है। जी हाँ, इसने G7 देशों के 29.3% के आंकड़े को साफ साफ पीछे छोड़ दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आर्थिक ताकत अब पश्चिमी देशों के हाथों से निकलकर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरफ शिफ्ट हो रही है। भाग 1, इतिहास और उदय। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे ग्रुप की नींव पड़ी कैसे। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन शुरुआत में ये कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल गठबंधन था ही नहीं। बात 2001 की है, जब गोल्डमैन सैक्स के एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने अपनी एक रिसर्च में पहली बार BRIC शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका मकसद बस इतना था कि वो दुनिया की उभरती हुई आर्थिक ताकतों यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन की पहचान कर सकें। मतलब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रिडिक्शन था कि भविष्य के मार्केट लीडर्स कौन होने वाले हैं। लेकिन वो जो 2001 का एक छोटा सा आइडिया था, उसने बहुत जल्द एक औपचारिक भू राजनीतिक समूह यानी एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक का रूप ले लिया। 2006 में ये ग्रुप फॉर्मली बना और 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन या कह लीजिए पहली समिट हुई। और फिर 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका ने इसमें एंट्री ली, तब जाकर ये ब्रिक्स से पूरी तरह ब्रिक्स बन गया। तब से लेकर आज तक ये समिट हर साल होती आ रही है। जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ा, ब्रिक्स के लक्ष्य भी एकदम साफ होने लगे। इसका सबसे बड़ा मकसद था ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की मजबूत आवाज बनना। इसी कड़ी में 2014 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA को लॉन्च किया गया। असल में ये विश्व बैंक और IMF जैसी पश्चिमी देशों के दबदबे वाली संस्थाओं के सामने अपना खुद का एक मजबूत विकल्प खड़ा करने की बेहतरीन कोशिश थी। भाग 2, भारत में ब्रिक्स 2026। अब बात करते हैं वर्तमान की और उस साल की जो हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। कूटनीति या डिप्लोमेसी के लिहाज से 2026 का साल भारत के लिए बेहद अहम है। सितंबर 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के उसी भव्य भारत मंडपम में होने जा रहा है। और हाँ, इससे ठीक पहले मई के महीने में विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी तय है। तो मेजबान के तौर पर भारत इस पूरे साल फ्रंट सीट पर बैठकर लीड करने वाला है। अब जरा इस साल के खास लोगों पर ध्यान दीजिए जिसे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने लॉन्च किया है। कमल के फूल वाला ये लोगो बहुत ही गहराई से डिजाइन किया गया है। ये 1857 के हमारे ऐतिहासिक संघर्ष और धैर्य की याद दिलाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें हाथ जोड़ने वाली नमस्ते की मुद्रा भी छिपी हुई है, जो शांति और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और सबसे खूबसूरत बात, इसकी रंग बिरंगी पंखुड़ियां ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के रंगों को दिखाती हैं। मतलब भारतीय संस्कृति और इंटरनेशनल यूनिटी का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और अगर हम इस साल की थीम की बात करें तो भारत की अध्यक्षता में जो मुख्य थीम चुनी गई है वो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी मानवता सबसे पहले। इसके तहत 4 मुख्य प्राथमिकताओं पर फोकस रहेगा। लचीलेपन के लिए निर्माण, रेजिलियंस, नवाचार यानी इनोवेशन, आपसी सहयोग और स्थिरता सस्टेनेबिलिटी। ये 4 पिलर्स तय करते हैं कि इस पूरे साल ब्रिक्स का विजन क्या रहने वाला है।
अब देखिए, दुनिया में अक्सर ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि ब्रिक्स को पश्चिमी देशों से लड़ने या उन्हें नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत का स्टैंड इस पर एकदम क्लियर और बैलेंस्ड है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिक्स कोई विरोधी गुट नहीं, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक मंच है। ये मौजूदा ग्लोबल सिस्टम का पूरक है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। ये कूटनीतिक नजरिया बहुत मायने रखता है। नई दिल्ली में जब दुनिया के बड़े नेता जुटेंगे तो चर्चा सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहेगी। एजेंडा काफी बड़ा है। ग्लोबल हेल्थ, खासतौर पे हंता वायरस जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही आतंकवाद का डटकर मुकाबला करना, टेक्नोलॉजी में नए मुकाम हासिल करना और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो उथल-पुथल मची है, उसे स्टेबल करना इस साल के सबसे अहम विषय होने वाले हैं। भाग 3 महाविस्तार। चलिए अब देखते हैं कि ये ग्रुप हाल ही में कितना विशाल हो गया है। शुरुआत हुई थी सिर्फ 5 देशों से, लेकिन अब इसका दायरा काफी बड़ा हो चुका है। 2024 में इस ग्रुप में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मिस्र और इथियोपिया शामिल हुए, और 2025 में इंडोनेशिया ने भी नवीनतम सदस्य के तौर पर एंट्री मार ली है। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है कि सऊदी अरब को भी बुलावा भेजा गया था, लेकिन उसकी मेंबरशिप का स्टेटस अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। नए देशों के आने से जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है डेमोग्राफी में। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया की 45% आबादी इस नए और विस्तारित ब्रिक्स के अंडर आती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस और सबसे बड़ी वर्कफोर्स अब इसी गठबंधन के पास है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। लेकिन ये एक्सपेंशन सिर्फ मेंबर्स की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। मिस्र के आने से रेड सी यानी लाल सागर के अहम व्यापारिक रूट पर ब्रिक्स की पकड़ मजबूत होती है। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बेहद अहम लोकेशन पर बैठा है, और ईरान और यूएई की एंट्री, वो तो सीधे सीधे दुनिया के एनर्जी और तेल सप्लाई पर ब्रिक्स का दबदबा कायम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये दुनिया के सबसे जरूरी रास्तों और संसाधनों को सुरक्षित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। भाग 4 भू राजनीतिक चुनौतियां। अब हर चमकती चीज सोना तो होती नहीं, इतनी बड़ी ताकतों के बीच कुछ परेशानियां भी तो होंगी। ग्रुप के अंदर ही एक बहुत बड़ी बहस चल रही है डी-डॉलराइजेशन को लेकर, मतलब अमेरिकी डॉलर के राज को कैसे कम किया जाए। एक तरफ रूस और चीन चाहते हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक कॉमन करेंसी हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत अपना स्टैंड क्लियर रखे हुए है। भारत ब्रिक्स करेंसी के बजाय अपनी अपनी लोकल करेंसी जैसे रुपया रूबल में व्यापार करने को सपोर्ट कर रहा है। वजह साफ है, भारत नहीं चाहता कि किसी कॉमन करेंसी के बहाने चीनी इकोनॉमी का प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ जाए। बाहर से भले ही ब्रिक्स एक बहुत ही एकजुट परिवार लगे, लेकिन अंदरूनी तनाव भी कम नहीं है। भारत और चीन के बीच जो लंबे समय से सीमा विवाद और डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है, वो इस ग्रुप की वर्किंग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। जाहिर सी बात है, जब ग्रुप के 2 सबसे बड़े और ताकतवर देशों के बीच ही खटपट हो, तो किसी भी बड़े एजेंडे को जमीन पर उतारना आसान काम नहीं होता। और अब नए मेंबर्स के आने से मिडिल ईस्ट की उलझी हुई पॉलिटिक्स भी ब्रिक्स की टेबल पर आ गई है। जहां एक ओर ईरान के विदेश मंत्री वेस्टर्न देशों के लगाए गए प्रतिबंधों की खुलकर और तीखी आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी ओर यूएई का अप्रोच बिल्कुल अलग है। यूएई, अमेरिका और ब्रिक्स दोनों के साथ ही अपने रिश्ते बहुत ही बैलेंस तरीके से निभा रहा है। ये जो अलग अलग अप्रोच है ना, ये ग्रुप के अंदर कूटनीतिक कश्मकश को और बढ़ा देते हैं। ये कूटनीतिक टेंशन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, इसका असर ग्राउंड पर भी दिखता है। हाल ही में ओमान के तट और हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास हाजी अली नाम के एक भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था। इस तरह की घटनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि सदस्य देशों के लिए जो सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स हैं, वो आज की तारीख में कितने असुरक्षित और सेंसिटिव हो चुके हैं। इन सब के बीच अगर किसी की डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा दिलचस्प है, तो वो है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति। एक तरफ तो भारत ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, और दूसरी तरफ वो क्वाड और I2U2 जैसे ग्रुप्स में भी उतना ही एक्टिव है। ये भारत की वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न ताकतों के बीच एक बेहतरीन और सोची समझी बैलेंसिंग एक्ट है। अब ये तो पक्का है कि ब्रिक्स के इस इतने बड़े विस्तार को पश्चिमी देश शांति से बैठकर तो नहीं देखने वाले। अमेरिका की तरफ से पहले ही चेतावनी आ रही हैं कि जो देश डॉलर से किनारा करेंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे।
इसके अलावा यूरोपीय देश अपनी ट्रेड पॉलिसीज को और भी सख्त कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन पर बहुत ही पैनी नजर रखी जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो एक नए कोल्ड वॉर जैसा माहौल साफ तौर पर आकार ले रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ब्रिक्स वाकई में एक नई और मल्टीपोलर दुनिया बनाने में कामयाब होगा, या फिर इसके गहरे आंतरिक मतभेद और पश्चिमी देशों का भारी दबाव इसके शानदार सफर पर ब्रेक लगा देगा? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि ब्रिक्स के इस महाविस्तार और 2026 की अहमियत को अब आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।